अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D2 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में हम चैप्टर नंबर 11 सिमेट्री एक्सरसाइज 11A करेंगे। तो एक्सरसाइज 11 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो देखें, बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स। तो हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताने के लिए पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है और आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है। देखिए, आपके पास ये 3 तरह की ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। ये जो लास्ट में ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ये मैंने कट भी लगाए हैं। ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो जिस ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल हों वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। और एक ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, जिस ट्राइंगल के सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हों उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और जिस ट्राइंगल की कोई भी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल ना हो तो उसको हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। तो अब यहाँ फर्स्ट ए पार्ट में क्या बोला जा रहा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी मैंने आपको बताई, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो ऑलरेडी 3 साइड्स इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस की डेफिनेशन है कि उसकी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इक्विलेटरल में तो 2 के बजाय 3 साइड ही इक्वल हैं एक दूसरे के। तो ये तो लाजमी तौर पे आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, क्योंकि इसके अंदर भी एटलीस्ट 2 साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। तो यहाँ पर मैं ट्रू लिख देता हूँ। तो ये मैंने ट्रू लिख दिया। ए पार्ट ट्रू है। अब बी पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बोला जा रहा है कि क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 3 साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है, जबकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसका ये मतलब है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होती। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। तो रोटेशनल सिमेट्री को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रोटेशनल सिमेट्री है क्या और उसका ऑर्डर है क्या। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिज़ाइन की है। ये देखें, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये इसका वर्टेक्स कोने को बोलते हैं। तो ये इसका वर्टेक्स 1 है, ये इसका वर्टेक्स 2 है और ये इसका वर्टेक्स 3 है। हम अब समझ रहे हैं कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है। देखें, अगर मैं इस ट्राइंगल को 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दूं तो देखें, यहाँ ये वाला जो कोना है वर्टेक्स 1, ये इसकी जगह पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ चुका है। और ये 2 वाला कोना जो है वो 3 इस पे आ जाएगा, 3 की जगह पर। और ये 3 वाला जो कोना है वो यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि देखें क्या हुआ 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने से। ये ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, अपनी ओरिजिनल शेप में बरकरार है। ये इसकी ओरिजिनल शेप थी, ओरिजिनल पोजीशन थी। तो मैंने 120 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया, तब भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है। तो ये देखिए, इसने एक दफ़ा अपनी 120 डिग्री पे रोटेट करने से इसने एक दफ़ा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर लिया। तो अब मैं अगर दोबारा इसको 120 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ तो देखें क्या होगा। ये वर्टेक्स मेरा जो 1 है ये इस 2 की जगह पर चला जाएगा। देखें, ये चला गया। और 2 जो है वो 3 की जगह पे चला गया। देखें, ये चला गया। और 2 जो है वो 3 की जगह पर आ जाएगा। तो देखें, यहाँ पर ये आ चुका है। तो अब देखें, दूसरी दफ़ा जब मैंने इसको 120 डिग्री पे रोटेट किया तो फिर भी इसने अपनी ओरिजिनल शेप में ये वापस आ गई है। ओरिजिनल शेप को इसने मेंटेन कर लिया। यानी कि अभी तक इसने 360 डिग्री कंप्लीट नहीं की है। अभी इसने कितने डिग्री कंप्लीट किए हैं, 120 यहाँ पर रोटेट हुई थी, 120 फर्दर रोटेट हुई है। तो अभी इसने कितना रोटेट किया, 240 डिग्री। तो एक दफ़ा फिर इसको 120 डिग्री पे रोटेट करके देखते हैं। देखिए, 3 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा दोबारा से, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखें, ये इसने फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन कर ली है, जैसे पहले थी उसी तरह अब फिर ये नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 360 डिग्री पे
जब हमने इसको रोटेट किया, आपने 360 डिग्री पे ही रोटेट करके देखना है हर एक डायग्राम को, कि आपने उसको एक कंप्लीट टर्न देना है। हम रोटेशनल सिमेट्री को जब हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री पे एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं। तो यहाँ हमने 3 दफ़ा इसको 120 डिग्री पे रोटेट किया, तो 360 डिग्री हमने एक कंप्लीट टर्न कर लिया। तो तीसरी दफ़ा भी इसने क्या किया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैंने इसको 360 डिग्री पे इसको रोटेट किया, तो ये 3 दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गई। देखें, पहली दफ़ा यहाँ पे आई थी, दूसरी दफ़ा यहाँ पे आई थी और तीसरी दफ़ा फिर यहाँ पे आई थी। तो 3 दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बरकरार रखा, मेंटेन किया, हासिल कर लिया। 3 दफ़ा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गई। तो जितनी दफ़ा कोई एक ऑब्जेक्ट 360 डिग्री पे रोटेट करने से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इसका 3 है। तो देखें, यहाँ पर दोबारा फिर बता दूँ, एक दफ़ा जब मैंने 120 डिग्री पर रोटेट किया, तो यहाँ देखें अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई। तो मैंने यहाँ 1 कर दिया कि इसका ऑर्डर 1 हो चुका है। फिर मैंने एक दफ़ा फिर इसको 120 डिग्री पे रोटेट किया, तो देखिए यहाँ पर अपनी फिर ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने का मतलब है कि जैसी पहले थी वैसी ही शेप इसकी दोबारा से हो जाएगी। तो ये देखें, इसका ऑर्डर जो है 2 मैंने कर दिया, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आई है। तो जब मैंने एक दफ़ा फिर इसको 120 डिग्री पे रोटेट किया, तो देखें इसने फिर अपनी पोजीशन वापस मेंटेन कर ली। जो स्टार्ट में इसकी पोजीशन थी बिल्कुल उसी तरह नज़र आ रही है। तो मतलब कि 3 दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को हासिल कर लिया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होगा। तो ये बात ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट 3 कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है, ये बात ठीक है। तो इस तरह मैंने अपना सी पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, डी पार्ट की तरफ। इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स देन इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर 2 इक्वल साइड होगी उसकी, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। ये आपके सामने नज़र भी आ रही है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो यहाँ पर मैं ट्रू लिख दूँगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स देन इट हैज़ 2 इक्वल एंगल्स। अब ये एक रूल है कि देखें, यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी 2 इक्वल साइड्स हैं। तो इक्वल साइड्स के आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। देखें ये साइड जो है, देखें ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो इनके आमने सामने के एंगल, मतलब कि इसके सामने के एंगल ये और इसके सामने के एंगल ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसी किस्म का कट लगा देता हूँ। देखें ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये रूल है, ये आप याद रखें कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। देखें ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ई पार्ट भी ट्रू है, तो मैं यहाँ पर ट्रू लिख दूँगा। तो ई पार्ट जो है वो ट्रू है, तो यहाँ पर मैंने ट्रू लिख दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, एफ पार्ट की तरफ। इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल एंगल्स, अगर कोई ट्राइंगल उसके 2 इक्वल एंगल्स हों तो उसके 2 साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर हम इसको उलट करके देखें, इस थ्योरम को मैंने क्या बताया था कि 2 साइड्स अगर इक्वल होंगी तो उन 2 इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब कि ये साइड इसका अपोजिट एंगल ये और ये साइड इसका अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं, जिनके जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, अब अगर कोई आपसे ये कहे कि कोई एक ट्राइंगल ऐसी है कि जिसके 2 एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि 2 एंगल अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। हमने उलट कर दिया इस बात को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अब ये एंगल मेरे पास, अब देखें
ये मैं इक्वल कट्स ख़त्म कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये मैंने यहाँ पिंक कलर में कट लगाए हुए, ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं, तो इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली साइड ये भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, पिंक कट्स लगा देता हूँ। तो देखें पिंक कट्स मैंने लगा दिए, तो ये दो साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी अपोजिट इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल। तो ये स्टेटमेंट ये आपकी ट्रू है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, ट्रू लिख दूँगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने जी पार्ट की तरफ। अ सर्कल हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। तो आइए इसको समझते हैं। रोटेशनल सिमेट्री मैंने आपको बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 360 डिग्री पे रोटेट करूं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर कितनी दफ़ा वापस आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे एक कंप्लीट टर्न में, तो वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। तो सर्कल को तो आप 1 डिग्री पे ही रोटेट करते जाएं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन रखता है, इसने ये चेंज ही नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ डॉट आपके लिए लगाया है कि ये डॉट आपको समझने में आसानी पैदा करेगा कि मैंने इसको रोटेट कर दिया। देखिए 1 डिग्री पे मैंने रोटेट किया तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन में ही है, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है वैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर मैंने इसको दोबारा से 1 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है। देखिए इस सर्कल में इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने इसको रोटेट कर दिया 1 डिग्री पे तो ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, यानी कि इसको आप 1 डिग्री पे रोटेट करते जाएं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन रखेगा। अगर मैं इसको 360 डिग्री तक रोटेट कर दूं तो ये मेरे पास इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के हिसाब से 360 डिग्री हो जाएगा। तो और ये यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अ सर्कल हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री, तो इसकी तो इन्फिनिट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है इस किसी भी सर्कल की। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इन्फिनिट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब इसको किसी भी छोटे से छोटे डिग्री एंगल पे अगर रोटेट करेंगे तो वो अपनी पहली पोजीशन पे ही खड़ा रहेगा, पहली पोजीशन को ही शो करता रहेगा, यानी इसकी पोजीशन इसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, यानी कि बेहिसाब रोटेशनल सिमेट्री हैं इसके अंदर, जबकि वो कह रहा है कि इसका कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख दूँगा। तो बढ़ते हैं अपनी एच पार्ट की तरफ। एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर एन। तो आइए अब देखते हैं इस बात का क्या मतलब है। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन हम देखते हैं कि पॉलीगॉन होती क्या है। पॉलीगॉन असल में 3 या 3 से ज़्यादा की वर्टिसेस वाली कोई शेप होती है कि जिसके एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा वर्टिक्स हों। तो ट्राइंगल सबसे छोटी पॉलीगॉन है और उससे ज़्यादा फिर उससे बड़ी एक पॉलीगॉन 4 वर्टिसेस वाली, वो पॉलीगॉन जो है वो आपका स्क्वायर होगा और रेक्टेंगल होगी, और उससे बड़ी फिर जिसकी 5 वर्टिसेस होंगी वो पेंटागन होगी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर एन। तो यहाँ पर मैंने एक 5 साइडेड पॉलीगॉन ली है। 5 साइडेड पॉलीगॉन को पेंटागन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पेंटागन नज़र आ रही है, ये देखिए यहाँ पर ये एक पेंटागन है। तो अब आइए समझते हैं कि एक कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होगी तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एन की जगह पर सपोज कर लो मैं एन की जगह पर मेरे पास 5 है कि एक 5 साइडेड पॉलीगॉन है मेरे पास। तो ये मेरे पास 5 साइडेड पॉलीगॉन है, इसकी 5 साइड्स हैं। तो देखें अगर यहाँ पर मैं एक डॉट लगा दूं आप लोगों को समझाने के लिए और इसको मैं 70 डिग्री पे मैं इसको क्या करूं, रोटेट कर दूं, तो देखें ये अपनी 70 डिग्री पे रोटेट करने से ए जो है बी की जगह पर चला जाएगा, बी जो है वो सी की जगह पर आ जाएगा और बाकी इसी तरह आगे मूव कर जाएंगे वर्टिसेस। तो ये देखें अब इसमें और इसमें इसकी और इसकी शेप में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसने अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन रखी हुई है, यानी ये उसकी ओरिजिनल शेप है, रेगुलर पेंटागन की ओरिजिनल शेप है। तो यहाँ पर भी देखेंगे उसने ओरिजिनल शेप ही मेंटेन रखी हुई है,
ओरिजिनल शेप में और इस शेप में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री अभी तक मेरे पास जो हासिल हुआ, एक दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन रख ली जब मैंने इसको 72 डिग्री पे रोटेट किया। तो फिर इसको 72 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो दूसरी दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ली। फिर इस दफ़ा मैंने इसको 72 डिग्री पे रोटेट किया तो तीसरी दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ली। तो इसी तरह मैंने इसको फिर जब 72 डिग्री पे किया तो इसने चौथी दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ली। देखिए इस चौथी दफ़ा वाली शेप में और पहली वाली शेप में कोई फ़र्क नहीं है। तो चौथी दफ़ा भी इसने अपनी ओरिजिनल शेप को ही मेंटेन रखा, यानी ओरिजिनल शेप जैसी ही नज़र आ रही है, इसका ये मतलब हुआ। फिर मैंने इसको 70 डिग्री पे रोटेट किया, 72 डिग्री पे, तो फिर ये अपनी ओरिजिनल शेप जैसी नज़र आ रही है। यानी 5 दफ़ा इसने अपने आप को ओरिजिनल शेप में मेंटेन रखा। 5 दफ़ा जब मैंने इसको 72 डिग्री पे रोटेट किया तो पांचों की पांची दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल शेप में, ये मुझे नज़र आई, अपनी ओरिजिनल शेप इसने मेंटेन रखी। इसका मतलब ये है, अब ये देखें 5 दफ़ा 72 डिग्री पे जब आप रोटेट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 72, 5 मल्टीप्लाई बाय 72 तो 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट टर्न हो गया। तो एक कंप्लीट टर्न में, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री की, एक कंप्लीट टर्न में जितनी दफ़ा कोई शेप अपनी ओरिजिनल शेप जैसी नज़र आएगी रोटेट करने पे किसी भी एंगल पे, वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। तो अब इस रेगुलर पेंटागन को मैंने 360 डिग्री के कंप्लीट टर्न दिए, 5 दफ़ा ये अपनी ओरिजिनल शेप में मुझे नज़र आई, 5 दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन रखी। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 5 होगा। इसी तरह कोई रेगुलर पॉलीगॉन कोई दूसरी होती जिसकी 6 साइडें होती तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 होता। अगर किसी की 7 होती तो 7 होता। अगर किसी की 8 वर्टिसेस होती, 8 साइडें होती तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 8 होता। रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर का मतलब है उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और अगर उसका 11 होता, 11 साइड्स होती तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 11 होती। अगर 12 साइड्स होती तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 12 होती। तो अगर उसकी n साइड्स होती तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री n होता। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री n होगा, और ये बात ट्रू है। तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया। तो आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है, आई पार्ट। एन स्केलन ट्राइंगल हैज़ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो अब देखें लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होंगी। तो यहाँ पर आपको एक स्केलन ट्राइंगल नज़र आ रही है। देखिए ये मेरे पास एक स्केलन ट्राइंगल है और मुझे क्या कहा जा रहा है, मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि स्केलन ट्राइंगल जो है वो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री रखती है। लाइन ऑफ सिमेट्री हम उसको बोलते हैं कि अगर मैं इस शेप को, ये मेरे पास स्केलन ट्राइंगल है, इसकी स्केलन ट्राइंगल वो होती है जिसकी 3 साइड, कोई भी एक साइड दूसरे के इक्वल ना हो। ये डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, भी एक नया कॉन्सेप्ट है लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसको किसी ऐसे तरीके से कट कर दूँ, इस ट्राइंगल को किसी ऐसे तरीके से कट करूं कि इसकी 2 साइड्स इक्वल हो जाएं, तो देखें कोई भी साइड इक्वल नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह कट कर दूं, चेक करूं कट करके, तो देखें मेरे पास कौन सी शेप आई। देखें पहली, मैं आपको दोबारा बताता हूं, जब कैसे चेक करते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री को, शेप को दरमियान में से कट करके चेक करते हैं कि क्या वो दरमियान में से किसी ऐसे तरीके से कट की जा सकती है कि 2 शेप्स इक्वल हो जाएं। तो देखिए मैंने दरमियान में से कट करके चेक किया तो ये शेप इस शेप के इक्वल नहीं है। अब यहाँ से कट करके चेक करता हूँ,
तो अब देखें, पहले वाली को मैं अरेज कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब मैंने इस तरफ से इसको कट करके चेक किया तो फिर भी ये वाली शेप इस शेप के इक्वल नहीं है, ये ऊपर वाली शेप नीचे वाली शेप के इक्वल नहीं है, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसकी। तो कहीं और से चेक करता हूँ, तीसरी दफ़ा यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ से चेक करके देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो जब यहाँ से मैं इसको कट करके चेक करता हूँ तो तब भी मुझे ऊपर वाली शेप नीचे वाली शेप मेरी इक्वल नज़र नहीं आती मुझे, यानी कहीं से भी मैं इस ट्रायंगल को कट नहीं कर सकता किसी ऐसे तरीके से कि दो शेप जो हैं ये दो इक्वल शेप में डिवाइड हो जाए। तो इसका ये मतलब हुआ कि स्केलन ट्रायंगल कोई भी इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चन आगे भी आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि स्केलन ट्रायंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पर मैं नो लिख दूंगा, यानी फॉल्स लिख दूंगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आइए बढ़ते हैं अपने जे पार्ट की तरफ। एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन सी होती है। देखिए, ट्रेपेजियम एक वो शेप होती है जिसके अंदर कम से कम दो साइड्स पैरेलल हों। जैसे यहाँ पर मेरे पास दो साइड्स इस पॉलीगॉन के अंदर DC और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखें, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है, यानी कि 0 डिग्री के एंगल पर हैं दोनों। तो इन लाइंस को कोई ऐसी शेप जिसके अंदर दो साइड्स पैरेलल हों वो क्या कहलाती है, वो आइसोसेलेस कहलाती है। और ये चूँकि ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो ये वाली ट्रेपेजियम जिसके अंदर दो साइड्स कम से कम इक्वल भी हों तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगी। देखिए, ये आइसोसेलेस ये ट्रेपेजियम क्यों है, क्योंकि इसकी ये वाली साइड DC इस AB साइड के पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम बन गई। अब यहाँ पर ये जो साइड है AD, यहाँ पर एक सिंगल कट देख रहे हैं, और यहाँ पर ये साइड BC, यहाँ पर भी आप सिंगल कट देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये AD इक्वल है किसके, BC के। तो यहाँ पर AD इक्वल है किसके, BC के। लेंथ में AD BC के इक्वल है। तो एक ऐसी ट्रेपेजियम जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल हों वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाती है। तो यहाँ पर क्या मुझे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने पेयर हैं इक्वल साइड के, एक ही पेयर है AD और BC का। और यहाँ पर मुझे पूछा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि टू पेयर्स हैं इक्वल साइड्स के। तो टू पेयर्स नहीं होते इक्वल साइड के आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, बल्कि एक ही पेयर होता है। देखें, AD और BC मिलके एक पेयर बनाएंगे। तो एक ही पेयर है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में इक्वल साइड्स का, दो नहीं है। लिहाजा ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर मैं फॉल्स लिख दूँगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर स्टेट, हमने दो चीज़ें बतानी है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होंगी इसके अंदर, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होगा। तो आइए पहले पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट आपके सामने है, यहाँ पर ये देखें। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया है। अगर मैं इस डायग्राम को 180 डिग्री पे रोटेट कर दूँ तो ये पॉइंट नीचे चला जाएगा। तो देखें, ये वाली शेप और ये वाली शेप बिल्कुल सेम है, यानी ओरिजिनल शेप जैसी शेप है ये। तो इसने एक दफ़ा ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर लिया। अब मैं दूसरी दफ़ा इसको रोटेट करूँगा तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पर और 180 डिग्री यहाँ पर, तो 360 डिग्री पे ये रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब मैं इसको एक दफ़ा फिर 180 डिग्री को रोटेट कराऊंगा इसको, तो ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये देखें, तो एक कंप्लीट टर्न देने से, 360 डिग्री का कंप्लीट टर्न देने से इस ऑब्जेक्ट ने दो दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन रखी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2।
तो आइए अब देखते हैं कि इसका दूसरा यही पूछा जा रहा है कि इसका लाइंस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर कितनी हैं, यानी कि इसको कितनी किस तरह हम इसको कितनी लाइंस में इस तरह डिवाइड करें कि ये वो दोनों शेप्स जो हैं कट होने के बाद दोनों शेप्स इक्वल हो जाएं। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह मैं इसको कट कर दूं तो देखें ये वाली जो शेप है इधर वाली राइट हैंड साइड वाली शेप लेफ्ट हैंड साइड के शेप के इक्वल है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो अब अगर मैं यहाँ से भी इसको कट करके चेक करूँ तो देखें दूसरा मैं यहाँ पर एक लाइन लगा सकता हूँ। तो ये लाइन भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। और एक वर्टिकल जो लाइन है इसने भी इसको दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर दिया हुआ है, एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट और एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? दो लाइंस ऑफ सिमेट्री ऐसी हैं जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ सिमेट्री 2। तो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 2 होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पहले ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्रीज का चेक करते हैं कितना है इस डायग्राम का। यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया है। अगर मैं इस डायग्राम को 90 डिग्री पे रोटेट कर दूँ तो देखें ये डॉट यहाँ पर आपको नज़र आएगा और इस शेप में और इस शेप में कोई फ़र्क नहीं है, इसने अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन रखी है। तो एक दफ़ा ओरिजिनल शेप मेंटेन रख ली, फिर 90 डिग्री पे रोटेट किया तो फिर वही शेप आ गई। तो दूसरी दफ़ा उसने अपनी शेप मेंटेन कर ली, फिर मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो तीसरी दफ़ा उसने अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ली। देखें इस शेप में इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो 3 दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर चुका है और अभी तक 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन पर नहीं पहुंचा। तो एक दफ़ा फिर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो 360 डिग्री इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखें यही डॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर इसने चौथी दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप को हासिल कर लिया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4 है। अब 360 डिग्री आपने कंप्लीट करके चेक करना है। तो 360 डिग्री आप कैसे चेक करेंगे कंप्लीट हो गया? देखें 90 डिग्री यहाँ पर किया तो फिर 90 डिग्री यहाँ पर किया 180 हो गया, फिर 90 डिग्री यहाँ पर किया तो 270 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फिर 90 डिग्री यहाँ पर इसको दोबारा से 90 डिग्री पे किया तो ये कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। देखें 90 डिग्री यहाँ फिर किया 180 डिग्री, फिर किया 270 डिग्री, तो फिर किया 360 डिग्री और इसका रिज़ल्ट ये है। इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो एक 360 डिग्री कंप्लीट टर्न होता है। तो 360 डिग्री यानी कंप्लीट टर्न में इसने 4 दफ़ा अपने ओरिजिनल पोजीशन को हासिल कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4 है। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4। अब मैं इसका लाइंस ऑफ सिमेट्री चेक करता हूँ इसकी। देखें कहीं से इसको कट करके चेक करें। यहाँ से मैं कट करके चेक करूँगा। देखें कट करके यहाँ पर मैंने कट करके चेक किया तो ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल नहीं है, इस साइड जैसी शेप में नहीं है, ये शेप इस शेप जैसी नहीं है। तो ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करके चेक करूँ तो अब देखिए ऊपर वाली शेप भी नीचे वाली शेप जैसी नहीं है। ये शेप नीचे वाली शेप कोई और है, ऊपर वाली शेप कोई और है, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बाकी आप कहाँ से चेक कर सकते हैं इसको? ये भी मैं चेक कर चुका हूँ, ये भी चेक कर चुका हूँ। तो तीसरी कोई ऐसी शेप नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मैं इसको कट करूँ। वैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से करके चेक कर लें, कहीं से भी चेक करेंगे आप। तो देखें अगर यहाँ से करके चेक करते हैं तो पहले वाली को मैं इस लाइन को उड़ा दूँगा। तो देखें ऊपर वाली शेप, ये वाली शेप नीचे वाली शेप जैसी नहीं है, लिहाजा ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। तो कहीं से भी आप इस फिगर को, इस ऑब्जेक्ट को कहीं से भी आप इस तरह कट नहीं कर सकते कि दो
एक जैसी शेप हासिल हों। तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नो, नो लिख दूंगा या ज़ीरो लिख दूंगा। ज़ीरो लिखना मुनासिब है क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है, तो ज़ीरो। तो आइए बढ़ते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर चेक करें, मैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पहले चेक करूँगा। अब देखें मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एक पॉइंट लगाया हुआ है, तो ये मेरे पास पॉइंट है। तो देखें इसको रोटेट कराऊंगा 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे रोटेट कराऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। देखें यहाँ पर आ गया, तो इसने अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ली। तो फिर 45 डिग्री पे कराऊंगा तो दोबारा दूसरी दफ़ा ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ली। फिर 45 डिग्री पे कराऊंगा रोटेट, तो तीसरी दफ़ा ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ली। यानी ओरिजिनल शेप मेंटेन करने का मतलब है वैसा ही रहा जैसे पहली शेप थी। तो फिर चौथी दफ़ा मैंने फिर 45 डिग्री एंगल पे रोटेट किया, तो चौथी दफ़ा भी इसने अपनी ओरिजिनल शेप को ही मेंटेन रखा, यानी कि जो इसकी पहले शेप थी वैसा ही नज़र आ रहा है चौथी दफ़ा भी। फिर मैंने इसको अभी तक 360 डिग्री पे हम नहीं पहुँचे, तो जब ये डॉट यहाँ पे पहुँच जाएगा तब ये 360 डिग्री पे पहुँचेगा। तो पाँचवीं दफ़ा रोटेट करने से भी ये अपनी ओरिजिनल शेप को ही मेंटेन रखे हुए, यानी ओरिजिनल शेप जैसा ही है। तो फिर इसको रोटेट किया तो डॉट यहाँ पर आ गया। जो छठी दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ली। फिर 45 डिग्री पे रोटेट किया तो सातवीं दफ़ा अपनी इसने ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ली। अब आठवीं दफ़ा करने से 360 डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आठवीं दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर लिया 360 डिग्री की कंप्लीट रोटेशन के अंदर। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 8 हुआ। तो यहाँ पर मैं 8 लिख दूँगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है? देखें इसको आप डिवाइड कर लें, जिस तरह यहाँ पर ये एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, तो ये पांचवा टर्न, और यहाँ पर ये छठा टर्न, ये सातवां टर्न और ये आठवां टर्न। तो देखें यहाँ पर अगर ये 8 टर्न्स हैं तो मैं क्या करूँगा, 360 डिग्री, कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा होगा, 360 डिग्री को मैं 8 पर डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास एंगल आएगा 45 डिग्री का। यानी 45 डिग्री अगर मैं रोटेट करता जाऊँ तो मेरे पास 8 टर्न्स ऐसे आएंगे कि जिसमें ये अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो उन 8 को हम बोलते हैं इसका 8 दफ़ा, चूँकि इसने अपनी ओरिजिनल शेप को हासिल कर लिया तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 8 है। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ कि इसमें पूछा जा रहा है कि इसके पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो देखिए ऑफ सिमेट्री मैं ड्रा करूँगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ एक लाइन, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये देखें यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ तो इस लाइन ने इस शेप को राइट हैंड साइड वाली शेप और लेफ्ट हैंड साइड वाली शेप में डिवाइड कर दिया, जो कि दोनों शेप सेम है। सेम का क्या मतलब है, अगर आप इसको फोल्ड कर दें ऐसे, अगर आप इसको फोल्ड कर दें ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली शेप इस शेप के ऊपर मुकम्मल तौर पे इसको कवर कर लेगी। ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, ये हिस्सा यहाँ पर और ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, मुकम्मल कवर कर लेगी। तो इसका मतलब है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अब देखें मैं एक ये लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखें अगर इस लाइन को देखें तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। तो एक लाइन मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ ड्रॉ करके। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करके देखूँ, आपने मैक्सिमम लाइंस ड्रॉ करके चेक करनी है। तो ये देखें यहाँ, तो अगर मैं इस लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये इस लाइन ने इस शेप को, ये देखें इस ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप दोनों सेम हैं, दो इक्वल शेप में डिवाइड कर दिया, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई।
अभी तक मुझे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल चुकी हैं, तो मैं चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री को चेक करूँगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ इसको, देखिए यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से डिवाइड करने से भी इस लाइन चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री ने इस शेप को, देखें जो शेप ऊपर है वैसी ही शेप नीचे है, दो इक्वल शेप में क्या कर दिया इसने, डिवाइड कर दिया। इसको मैं कट करूँगा यहाँ से, देखें इस लाइन ने, हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस शेप को जैसी ऊपर वैसे नीचे, यानी इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ये वाला हाफ इक्वल है नीचे वाले हाफ के। तो इसका मतलब है कि हम 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री अभी तक हम ड्रॉ कर चुके हैं, जो इस डायग्राम को इस तरह डिवाइड कर देगी दो हिस्सों में कि वो हिस्से दोनों एक जैसे होंगे। तो आइए कोई और लाइन देखते हैं जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हो। तो देखें एक येलो कलर में मैंने इसको इस तरह डिवाइड किया, एक लाइन ऐसी खींची जिसने, अब देखें ये येलो लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये येलो लाइन इस डायग्राम को देखें इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर रही है, जैसा ये ऊपर है वैसा ही ये नीचे है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें ये 4 लाइन मेरे पास और बन गई लाइंस ऑफ सिमेट्री, कि अगर मैं सिर्फ इस लाइन को देखूं, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस लाइन को चेक करूं, तो ये जो लाइन है मेरे पास येलो कलर की, इसने इस शेप को ये देखें दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, जैसा हाफ ये इधर है वैसे ही हाफ इधर है। तो 4 लाइंस और निकल आई, ठीक है। ये देखिए 4 लाइन जो आपको नज़र आ रही हैं, मैं इसमें इस कलर के अंदर, और 4 लाइन जो हैं आपको येलो कलर के अंदर नज़र आ रही हैं। तो देखें 4 आपको पर्पल लाइंस नज़र आ रही हैं जिसने इस शेप को इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया था, और 4 लाइंस आपको येलो में नज़र आ रही हैं जिन्होंने इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया था। तो टोटल इसकी 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं जो इनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो इसकी नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होंगी, 8 होंगी। तो यहाँ पर मैं 8 लिख दूँगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है। डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखें अगर मेरे पास ये एक शेप है, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया। अगर मैं इसको 120 डिग्री पे रोटेट कर दूँ तो देखें ये डॉट यहाँ पर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 120 डिग्री पे रोटेट करने से इसने अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखा एक दफ़ा, फिर 120 डिग्री पे रोटेट करवाया तो दूसरी दफ़ा मेंटेन रखा, फिर 120 डिग्री पे रोटेट करवाया तो देखिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली गई। तो 3 दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखा। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या है, 3 है। तो अब हम ढूंढते हैं इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या हैं। तो देखें लाइंस ऑफ सिमेट्री को ढूंढने के लिए तो मैं लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगा। तो देखें मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखें ये मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, तो इसने ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इसने राइट हैंड साइड मेरी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो एक और लाइन ऑफ सिमेट्री मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ड्रॉ कर ली। अब देखें ये इसने भी, ये मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इसने हाफ ऊपर कर दिया हाफ नीचे कर दिया। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री मैं यहाँ से भी डिवाइड कर इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। देखें यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इसने इसको ये देखें इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ वाली दोनों शेप जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये मेरे पास इसकी मैक्सिमम लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें मौजूद नहीं है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसकी 3 हो गई।
तो आइए बढ़ते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। तो ई पार्ट में आपको एक शेप नज़र आ रही होगी, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि बताएं इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या है और इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होगी। तो इस शेप को अगर आप किसी भी एंगल पे घुमाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया था, अगर मैं इसको मुकम्मल एक दफ़ा इस तरह 360 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो 360 डिग्री पे रोटेट करने से ही वापस ये अपनी ओरिजिनल शेप में एक दफ़ा ही वापस आएगा पूरे कंप्लीट टर्न के अंदर। एक पूरे कंप्लीट टर्न 360 डिग्री के टर्न पे अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो सिर्फ एक दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप में आखिरी दफ़ा में वहीं पे वापस आ जाएगा जहाँ से चला था। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या हुआ, 1 हुआ। अगर इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो मैं इसको सिर्फ एक जगह से कट कर सकता हूँ, यहाँ से, कि मैं ये लाइन यहाँ पे इस तरह कट कर लूँ, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन में लगा सकता हूँ जो कि इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। देखें जैसी शेप इसकी राइट हैंड साइड पे है वैसे ही लेफ़्ट हैंड साइड पे है, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो एक ही है, 1 इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बन सकती, चाहे बना के देख लें। अगर मैं इस तरह बना के देखता हूँ तो देखें ऊपर वाला हाफ जो है वो नीचे वाले हाफ की इक्वल नहीं है, और अगर मैं इस तरह बना के चेक करता हूँ कहीं से भी तो फिर भी देखें ऊपर वाला हाफ जो है ये हाफ और शेप का है, ये हाफ और शेप का है। तो सिर्फ यही एक लाइन इसमें ऐसी लगाई जा सकती है जो उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, सिमिलर हाफ्स में डिवाइड करे। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसकी 1 हुई। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट एफ में आपको एक पैरेललोग्राम नज़र आ रही है। तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री की, तो यहाँ पे आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक डॉट लगा देता हूँ। तो अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो ये डॉट जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो जब ये डॉट यहाँ 180 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट किया तो इसने अपनी पहले वाली शेप को मेंटेन कर लिया। देखें ये वाली शेप जो है ये पहले वाली शेप जैसी है, तो पहले वाली शेप में ये एक दफ़ा पहले वाली शेप में आ चुकी है 180 डिग्री पे रोटेट करने से। दोबारा मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो ये डॉट यहाँ चला जाएगा, दूसरी दफ़ा ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, जैसी पहली थी वैसी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है अब 360 डिग्री कंप्लीट हो गए हैं, 180 डिग्री को 2 दफ़ा करेंगे तो 360 डिग्री पे टर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक कंप्लीट 360 डिग्री के टर्न पर ये 2 दफ़ा अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन रख चुकी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री जो है वो क्या हुआ, वो 1 हुआ, 2 हुआ। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 हो गया। अगर आप लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसका कोई नहीं है, क्योंकि मैं इसको अगर यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन सेंटर में ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला हाफ जो है इस हाफ के इक्वल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से भी लगा के चेक करता हूँ तो तब भी नीचे वाला हाफ ऊपर वाले हाफ के इक्वल नहीं, ये शेप और है, ये शेप और है। तो देखें ये वाली नीचे वाली शेप और थी और ऊपर वाली शेप और है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको, दूसरी बात ये कि मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री को इस तरह भी चेक करना पड़ता है कि जब मैं इसको फोल्ड करूँगा ऐसे, देखें इस डायग्राम को मैं अगर इस तरह फोल्ड करूँगा ऊपर की तरफ तो ये वाला जो मेरा यहाँ पर ये वाला डॉट वाला जो पोर्शन है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर मैं 2 डॉट लगा, ये मैं यहाँ पर ये जो पिंक वाला डॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ यहाँ से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मैं एक ब्राउन
डार्क लगाऊं तो ब्राउन डार्क मुझे यहाँ पर नज़र आएगा। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा तो देखें आपको किस तरह की नज़र आएगी ये। अगर मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ तो ये फोल्ड होकर ये इस तरह बन जाएगी। इसके ऊपर ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी। जब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये इस तरह फोल्ड हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। इसको कवर अप नहीं करेगी ऊपर वाले पार्ट को। इसका मतलब है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मानी जा सकती। अगर ये ऊपर वाले पोर्शन को अगर मैं इस तरह रोटेट करूं नीचे वाले पोर्शन को कि ये मेरे ऊपर वाले पोर्शन को मुकम्मल कवर अप कर ले, ठीक है, तब हम कहेंगे कि नीचे वाली शेप ऊपर वाली शेप जैसी ही है। लेकिन चूँकि जब मैंने इसको टर्न करवाया, इसको रोटेट कराया, फोल्ड किया इसको, ठीक है, फोल्ड करके मैंने चेक किया तो ये वाला जो मेरा डॉट था वो यहाँ पर चला गया और ये वाला जो मेरा डॉट था ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। चाहे आप इसको करके भी घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये वाला जो डॉट है यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला डॉट जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो ये इसको मुकम्मल ऊपर वाली हाफ़ हिस्से को मुकम्मल कवर नहीं करेगा। नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हाफ़ हिस्से को मुकम्मल कवर करना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये वाली शेप इस शेप के बिल्कुल एक जैसी है। जबकि आप देख रहे हैं कि ये शेप इसके शेप जैसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चाहे आप इस तरह कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके चेक कर लें, चाहे इस तरह लगा के चेक कर लें। अगर आप डायगनल को भी क्रॉस करेंगे तो डायगनल भी उस जैसी शेप का नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर इसको डायगनल वाइज आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसको डायगनल वाइज इसको हम यहाँ पे मैं एक इस तरह इसको लाइन एक ड्रॉ कर लूँ तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो आइए चेक करके देखते हैं कि ये अगर आप यहाँ पर इसको डायगनल इसका यहाँ पे एक डायगनल वाइज आप इसकी लाइन लगा देते हैं तो देखें ये वाली शेप जो है इस शेप जैसी नहीं है, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरह, ये देखें जब आप इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, इसको उठा के इस तरह लेके जाएंगे, यहाँ से उठा के इसके ऊपर यहाँ पे फोल्ड करवाएंगे तो ये आपको कैसा नज़र आएगा। देखिए ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो देखें ज़रा, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के अगर मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मानता हूँ तो ये वाला नीचे वाला हाफ़ जो है ये इस ऊपर वाले हाफ़ को मुकम्मल कवर अप नहीं करेगा। तो देखें यहाँ से अगर मैं इसको उठा के इधर लेके जाता हूँ, जैसे यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, अगर मैं यहाँ पर एक डॉट लगा दूँ कि ये मेरा जो डॉट था यहाँ पर जिसको मैंने उठाया, इस डॉट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर ये वाला जो मेरा डॉट था वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये डॉट यहाँ पर आ चुका है ये वाला। तो अगर मैंने इसके डायगोनल को मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और फिर चेक करता हूँ इसको फोल्ड करने के बाद, फोल्ड करने से ये वाला जो डॉट है वो एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए। इसका मतलब है कि नीचे वाले हाफ ने इस ऊपर वाले हाफ को मुकम्मल कवर अप कर लिया, तब हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको कवर करके इसको फोल्ड करके चेक करता हूँ तो ये जब मैं इसको फोल्ड करने लगता हूँ तो फोल्ड करने से मेरे पास ये वाला जो डॉट है ये कहाँ पर पहुँच जाता है, ये ऊपर पहुँच जाता है। देखें इसको मैंने कवर किया, इसको फोल्ड किया तो ये यहाँ पर पहुँच गया। तो ये वाला डॉट यहाँ पर नहीं आया बल्कि ये वाला डॉट जो है यहाँ पर चला गया। मतलब कि ये इस तरह कवर कर लेगा, इस नीचे वाले जो ये वाला जो पार्ट है इसको मुकम्मल कवर अप नहीं करेगा। तो इसलिए मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मान सकता, क्योंकि ये इसको ऊपर वाले हाफ़ को, नीचे वाला हाफ़ ऊपर वाले हाफ़ को मुकम्मल कवर नहीं कर रहा, बल्कि देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन अनकवर्ड है, नीचे वाले पोर्शन ने ऊपर वाले पोर्शन को कवर नहीं किया। तो इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ज़ीरो है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर हमेशा ही जो पैरेललोग्राम होगा उसका लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा ज़ीरो होगा। याद रखिएगा पैरेललोग्राम का लाइन ऑफ सिमेट्री ज़ीरो है और रीजन मैं आपको बता चुका हूँ।
तो अब आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट जी की तरफ। तो पार्ट जी में आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इस शेप में मैंने एक डॉट यहाँ पर लगाया है। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में ही नज़र मुझे आएगी। तो एक दफ़ा ओरिजिनल शेप में नज़र आई, फिर दोबारा रोटेट किया 90 डिग्री पे तो दूसरी दफ़ा ओरिजिनल शेप में नज़र आई, फिर दोबारा रोटेट किया 90 डिग्री पे तो तीसरी दफ़ा मुझे ओरिजिनल शेप में नज़र आई, और फिर चौथी दफ़ा मैंने जब इसको रोटेट किया 190 डिग्री पे तो ये डॉट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो ये 360 डिग्री 4 दफ़ा 90 डिग्री पे रोटेट करने से 360 डिग्री का कंप्लीट टर्न मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट 360 डिग्री के टर्न में, कंप्लीट 360 डिग्री के रोटेशन में इसने 4 दफ़ा अपने आप को ओरिजिनल शेप में मेंटेन कर लिया, ओरिजिनल शेप में बरकरार रही। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या है, वो 4 है। और अगर मैं अब लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर 4 ही होंगे। देखें यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ, उसने इसको इस वाली शेप को 2 हाफ में डिवाइड कर लिया। अगर मैं इसको फोल्ड भी करूँगा तो ये वाला बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। तो एक लाइन में यहाँ पर लगा सकता हूँ और दूसरी लाइन में यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। और एक लाइन में कहाँ पर लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। इसे एक लाइन यहाँ पर भी मैं लाइन लगा सकता हूँ। तो ये भी इसको देखें, ये लाइन जो है जो मैंने लगाई है अभी, ये इसको डायग्राम को इस ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इसका इक्वल शो कर रही है। और एक लाइन में इसको यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। तो इस लाइन ने भी, ये देखें जो लाइन हाईलाइटेड है, इसने इस ऊपर वाली डायग्राम और नीचे वाली डायग्राम को क्या किया हुआ है, मुकम्मल तौर पे सेम है मेरे पास, दोनों की शेप मेरे पास इक्वल है। ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको फोल्ड करने लगूँगा तो ये वाला जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन मेरे पास, ठीक है। और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर चला जाएगा। तो मुकम्मल तौर पे ये शेप इस नीचे वाला हाफ़ है इस ऊपर वाले हाफ़ को मुकम्मल तौर पर कवर कर लेगा। तो इसलिए इसके यानी कि हम इस शेप में 4 लाइंस ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड करती हों। तो इसकी जो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वो क्या हो जाएंगी, वो 4 हो जाएंगी। तो ये पार्ट भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शोज अ रेगुलर हेक्सागन विद 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को बोला जाता है। तो ये देखें इसकी 3 साइड्स हैं, 1 2 3 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हेक्सागन है, रेगुलर है क्योंकि हर साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो शेड एग्जैक्टली 2 ऑफ द ट्रायंगल सो दैट रिजल्टिंग फिगर विल हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमने इसको इस तरह शेड करना है, 2 ट्राइंगल्स को, जस्ट 2 ट्राइंगल्स को, सिर्फ 2 ट्राइंगल्स को हमने शेड करना है। यहाँ पर सिर्फ ये बात काबिल गौर है, देखें शेड एग्जैक्टली 2 ऑफ द ट्राइंगल्स, 2 से ज़्यादा नहीं, 1 भी नहीं कर सकते 3 भी नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ट्राइंगल्स हमने शेड करनी है जिससे हमारे पास पार्ट 1 में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएं। तो देखें मैंने इस तरह शेड किया इसको। अगर मैं ये वाली ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को मैं शेड कर लूँ तो देखें ये वाली ट्राइंगल मैंने शेड कर दी और ये वाली ट्राइंगल शेड कर ली, तो मेरे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगे। एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये मुझे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी। कैसे कि अगर मैं इस लाइन को देखूँगा तो मेरे पास ये ऊपर वाली लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो मेरे पास शेप है राइट हैंड वाली शेप के बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि मैं अगर नीचे से उठा के इसको ऊपर फोल्ड कर दूंगा, देखें नीचे से उठा के ऊपर फोल्ड कर दूंगा, इसको उठाऊंगा यहाँ से इस तरह फोल्ड कर दूंगा तो ये ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर लेगा,
कंप्लीट कवर कर लेगा। तो इस तरह मेरे पास 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हासिल हो गए। तो इस तरह मेरा ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखें, शेड एग्जैक्टली 2 ऑफ द ट्राइंगल सो दैट द रिजल्टिंग फिगर विल हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सेकंड पार्ट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की जा रही है। तो अब मैं कोई ऐसी 2 ट्राइंगल्स को शेड करूंगा जिससे मुझे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिले। तो मैं इसको, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मैंने शेड किया। देखें ज़रा, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को शेड किया, तो यहाँ पर देखें ये शेडेड नज़र आ रही है। तो जब इसको और इसको शेड करूँगा तो मेरे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर सिर्फ अगर इन दोनों को शेड कर देता हूँ तो सिर्फ 1 लाइन ऐसी लगाई जा सकती है जो इस हेक्सागन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। देखें, ये राइट हैंड साइड वाला हाफ और ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला हाफ और राइट हैंड साइड वाला हाफ, दोनों हाफ इक्वल हैं। क्योंकि अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, वैसे भी ये इक्वल ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप फोल्ड करके चेक करें, अगर मैं इसको इस तरह फोल्ड कर दूं, यहाँ से उठा के इसके ऊपर लपेट दूं ऐसे, तो ये वाला पोर्शन इसको कवर कर लेगा, ये वाला पोर्शन इसको कवर कर लेगा और ये ट्राइंगल इसको कवर कर लेगी। तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे हासिल हुई। तो मुझे ये 2 ट्राइंगल शेड करनी पड़ेंगी जिससे मेरे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हासिल होगी। तो दूसरा पार्ट भी मैंने कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। सी में कहा जा रहा है कि आप 2 ट्राइंगल्स को इस तरह शेड करें कि रिजल्टिंग फिगर में 2, उसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है वह 2 हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पर दिखाया है सी पार्ट। अगर मैं इस डायग्राम, इस ट्राइंगल को शेड कर दूं और ये 2 ट्राइंगल शेड कर दूं तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 मिलेगा। क्यों? देखें, यहाँ मैंने करके भी दिखाया है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पॉइंट ड्रॉ कर दूं तो इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूं तो ये पॉइंट नीचे चला जाएगा। तो मतलब एक दफ़ा ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ चुकी है। ठीक है, यानी अपनी इसने ओरिजिनल शेप मेंटेन रखी है एक दफ़ा 120 डिग्री पे रोटेट करने से। और दोबारा फिर अगर आप 120 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो ये डॉट यहाँ चला जाएगा। तो देखें, 2 दफ़ा इसने अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर लिया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 हुआ। यानी अगर आप ये 2 ट्राइंगल शेड करेंगे तो इसको 2 ट्राइंगल शेड करने से आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 मिलेगा। तो ये 2 ट्राइंगल आप लोगों ने शेड करनी है और यही आंसर है इसका पार्ट सी का। तो अब पार्ट डी को देखते हैं। पार्ट डी में क्या कहा जा रहा है कि आप 2 ऐसी ट्राइंगल शेड करें कि जिससे आपको कोई भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ना मिले, कोई भी रोटेशनल सिमेट्री आपको ना मिले। तो आपको मैंने कौन सी ड्रॉ की हैं? तो मैंने ये 2 ट्राइंगल ड्रॉ की हैं। आप कोई और भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं और एक आप ये कर सकते हैं और एक ये कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये 2 ट्राइंगल शेड की हैं। तो इन 2 ट्राइंगल को शेड किया तो आप चेक करें, इसमें कोई भी किसी भी तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कोई भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ आप इसको चेक करें, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें और 360 डिग्री पे आप इसको रोटेट करवाएं, जिस तरह मैंने इसको रोटेट कराया था 180 डिग्री पे, तो मेरे पास 2 इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री मेरे पास 2 आ गया था। तो इसको आप रोटेट कराएं, चाहे 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवा दें। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाएंगे तो ये वाला जो डॉट है वो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में हासिल नहीं होगी, ये अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन नहीं रखेगी। क्यों मेंटेन नहीं रखेगी? क्योंकि ये वाली जो 2 मैंने ट्राइंगल शेड की हैं, ये ट्राइंगल डिफरेंट पोजीशन पे चली जाएंगी। तो अगर आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, ठीक है, तब भी ये वाली शेप जो है वह नीचे यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली जो है ना यहाँ पर चली जाएगी, तब भी ये अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन नहीं रखेगी। तो किसी भी एंगल पे अगर आप इसको रोटेट करवाते हैं ये 2 ट्राइंगल शेड करने के बाद, तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन को मेंटेन नहीं रखेगी। तो यहाँ पर ये 2 ट्राइंगल्स अगर आप शेड करेंगे तो आपको कोई भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री नहीं मिलेगा। और ये 2 शेडेड पार्ट ही आंसर हैं इस पार्ट के लिए, कि हम ये 2 ट्राइंगल जो हैं वो शेड कर सकते हैं जिससे हमें कोई भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ना मिले।
तो इस तरह यहाँ पर ये मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें यही पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया मेरा। तो ये एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के अंदर 3 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने कोशिश की है कि इस एक्सरसाइज को मुकम्मल इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, तो वो वीडियो मैंने आपके लिए बना दी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जितनी भी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको ऑन टाइम मिल सकें। तो इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो के अपलोड होते ही पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।